तो बच्चों आज हम जो है एक बहुत ही आसान सवाल के साथ, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर बेस्ड है, थोड़ा सा एरो डायग्राम पे भी अपना वर्क हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है बच्चों, ए वेक्टर ए मिक्स 20 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक वेक्टर ए है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है। 20 डिग्री का मतलब ऑफ कोर्स यहाँ प्लस 20 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए की मैग्नीट्यूड दी है वो 3 यूनिट्स। एक बी वेक्टर है, वो पॉजिटिव एक्स के साथ 110 डिग्री बना रहा है। बी वेक्टर है, 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है इसका। तो अब बताना है आपको कि ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा। ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि ये ए और बी का रिजल्टेंट पूछ रहा है और ये ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है। चीज़ें आपको समझ में आ गई। हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका, है कि नहीं। आप ध्यान लगा के यहाँ देखें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो अपन को एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ बनाया एक्स वाई प्लेन, अच्छी बात। सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको बच्चों यहाँ पर। तो ए वेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिए। ए वेक्टर कुछ ऐसे ड्रॉ कीजिएगा आप, 20 डिग्री कुछ ऐसे ही दिखेगा। ए वेक्टर कुछ ऐसे ही दिखेगा। अब जो बी वेक्टर है बच्चों, वो ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों भाई, ये तो मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया, आप भी कैलकुलेट कर लें। अगर ये 110 डिग्री फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, राइट, और यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 110 है, इसका मतलब ये जो बीच में एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये 90 डिग्री ही बन रहा होगा। ये बी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स। तो यहाँ पर टेल टेल कॉमन है, राइट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि अपना बी का जो बच्चों टेल है वो ए के हेड पे आ जाए। अच्छी बात है। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा बच्चों, हेड टेल रूल, ट्रायंगल लो वही। तो रिजल्टेंट आएगा बच्चों यहाँ पर, ये आ जाएगा रिजल्टेंट ए के टेल से बी के हेड तक। इस ट्रायंगल को हम ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल के फॉर्म में देख ले रहे हैं, राइट। ट्रायंगल बना रहे हैं, वहीं पे इसको देखेंगे। ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस था कायदे से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर स्टार्ट करो, सॉरी थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, ये देखो, ये बना अपना ए, ये 3 था, ये बना अपना बी, ये 4 था, और ये बच्चों ऐसे ये रिजल्टेंट बन गया। ये ऑफ कोर्स बच्चों 90 डिग्री है, पैरेलल शिफ्ट किया है, ए और बी के बीच में 90 डिग्री है, यहाँ भी ये 90 डिग्री ही रहेगा। ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 3 यूनिट है, ये अगर 4 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। √3² + 4² √25, मतलब 5 यूनिट्स हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये बेस का, तो tan थीटा 4/3 आ जाएगा बच्चों। यानी कि थीटा यहाँ पे 53 डिग्री आ जाएगा बच्चों। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो हो जाएगा बच्चों वो 53 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल पहले से 20 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा बच्चों, 73 डिग्री, 20 + 53। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं, रिजल्टेंट 5 यूनिट्स 73 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्लस में 73 डिग्री है, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, बहुत ही आसान सवाल था। अब बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रायंगल लॉ से हम पैरेललोग्राम लॉ में कैसे जाते हैं, क्या सिमिलरिटी है भाई। बातों को दिखाने का एक अलग तरीका है क्या यहाँ पर। तो पैरेललोग्राम लॉ देखो आप, यहाँ पर ध्यान से देखो आप। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये भी 2 वेक्टर्स के लिए ही है बच्चों। जैसे ट्रायंगल लॉ 2 वेक्टर के रिजल्टेंट को पता करने का तरीका था, ये भी यहाँ पर 2 वेक्टर के रिजल्टेंट को पता करने का ही तरीका है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ।
ट्रायंगल लॉ में हम सबको पता है क्या करते थे, है कि नहीं। अच्छा बच्चों, मान लो अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ऐसे टेल टेल मैचिंग है बच्चों। तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, इस बी को पकड़ के बी के टेल को ए के हेड पे लाते थे, ऐसे आ जाता था ऐसे। ए और बी के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा था सपोज, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके चेक करेंगे, क्योंकि ए ऐसे है तो ए को ऐसे लाएंगे तब यहाँ पे हम एंगल शो कर पाएंगे। अच्छी बात है बच्चों, इस बी को ही हमने यहाँ उठा के लाया है ऐसे, मतलब ये और ये तो पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल होना चाहिए। अच्छी बात है। तो बच्चों अगर हम इसको और इसको हेड हेड को ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया बच्चों क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल बना बच्चों, तो यहां पर एक पेयर ऑफ साइड क्या हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का, पैरेलल और इक्वल। तो कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो पैरेललोग्राम बन जाता है कि नहीं। अच्छी बात है। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि a प्लस बी, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल लॉ को देखें तो यहां पर यही वाला चीज़ क्या आपने देखो दे रहा था बच्चों, a प्लस बी दे रहा था। क्या खूबसूरत बात बताई है आपने। और यही मैंने कहा था कि अल्फा एंगल बनेगा जब ट्रायंगल लॉ बना रहा था, ऊपर वाले को भूल जाओ, वही ट्रायंगल लॉ है कि नहीं है। पर ये जो रिजल्टेंट है बच्चों, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। कौन सा डायगोनल, कॉमन टेल, कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल। चमका कि नहीं चमका बच्चों। अगर कोई वेक्टर पी वेक्टर है ऐसे और कोई वेक्टर ऐसे क्यू वेक्टर था बच्चों, तो ट्रायंगल लॉ में अपन क्या करते थे कि इस क्यू को यहां शिफ्ट कर देते थे। अच्छी बात है। फिर हमने क्या किया कि सिंपली इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी अपना पी वेक्टर बन गया बच्चों। क्यों पी वेक्टर बन गया, थोड़ा सा और सुंदर लगना चाहिए ना जी, ठीक है। तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, राइट, ये पी वेक्टर बन गया बच्चों। पैरेलल इक्वल, इसलिए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। अब बच्चों P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर अपना कैसे आता था बच्चों, एक मिनट, रिजल्टेंट वेक्टर आता था बच्चों अपना ऐसे, यही अपना हो जाता था P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर आप वेक्टर्स के मदद से पैरेललोग्राम फॉर्म करो, वेक्टर्स के मदद से पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म करेंगे भाई, दो वेक्टर दिया हुआ है यहाँ ए और बी। अब क्या करो कि दोनों के पैरेलल सेम वेक्टर को रख दो। कैसे रख दो, तो ए के हेड के ऊपर बी का टेल रख दो और बी के हेड के ऊपर ए का टेल रख दो, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो यहां लिखना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, when we form a parallelogram using two given vectors as shown above, जैसे ऊपर शो किया गया है, the vector given by diagonal, the vector given by diagonal having common tail कॉमन टेल लिख दिया बच्चों यहाँ पे, हैविंग कॉमन टेल, टेल ऐसे लिख दिया बच्चों, है कि नहीं, gives the resultant, और tail of the resultant is at, tail of resultant is at common tail, जहाँ पे कॉमन टेल है। कॉमन टेल का पोजीशन ये है बच्चों, अब समझ में आ गया। कॉमन टेल रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए डायगोनल passing through common tail,
हैविंग या पासिंग थ्रू लिख दो बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। वो तो लिखने की बात है, पासिंग थ्रू कॉमन टेल लिख दो यहाँ पे, पासिंग थ्रू कॉमन टेल। लैंग्वेज आप अपने तरीके से आर्टिकुलेट कर लो, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है कि नहीं। कॉमन टेल से पास होने वाला, गिव्स द रिजल्टेंट, टेल ऑफ द रिजल्टेंट इज एट द कॉमन टेल, टेल ऑफ द रिजल्टेंट इज एट द कॉमन टेल, हेड यहाँ पे पहुँच जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय डायगोनल, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों इससे फायदा क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेने से फायदा क्या होगा अपन को। पैरेललोग्राम लॉज पढ़ लेने से बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। फायदा आपको पता चलेगा जब आप डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स का, डायगोनल का प्रॉपर्टी आप जानिएगा। पहले डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम से डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे तो रिजल्टेंट देख लिया, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स आप कैसे देखेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, अगर कॉमन टेल रहे, ये मान लो कि p वेक्टर है, ये मान लो कि q वेक्टर है, तो बच्चों मैंने बताया था कि p माइनस क्यू जो होगा वो ऐसे होगा, राइट, ऐसे होगा। यही बताया था मैंने कि p माइनस क्यू होगा। ठीक है बच्चों, एक बात आप बताओ, अभी तो मैंने पैरेललोग्राम बनाया नहीं था, अब मैं फिर से पैरेललोग्राम बनाता रहा हूँ। ये अपना कौन था, p था, और ये अपना कौन था, ऐसे ही करके हम पैरेललोग्राम बना रहे थे, q था। तो ये जो दूसरा डायगोनल हो गया बच्चों, दोनों का हेड हेड ज्वाइन करने वाला जो डायगोनल हो गया बच्चों, वो क्या दे रहा है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। मतलब अदर डायगोनल गिव्स डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, वन डायगोनल गिव्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, जो कि कॉमन टेल पे जिसका टेल था रिजल्टेंट दे रहा था, और अदर डायगोनल, एक डायगोनल तो बच्चों ये था, देख लिया आपने, ये क्या दे रहा था यहाँ पे, p प्लस क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक और p माइनस क्यू, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे लगता है कि आपको बहुत आराम से चीज़ें क्लियर हो गई हैं, है कि नहीं, बहुत आराम से क्लियर हो गई हैं। अब p माइनस क्यू कैसे है भाई, तो यहाँ पे आप देखिए p माइनस क्यू, तो ऑफकोर्स वो तो ट्रायंगल लॉ में ही बता दिया था, ऐसे रहेगा, वो क्या रहेगा, p माइनस क्यू, और q माइनस पी होता बच्चों तो ऐसे कर देते हम, ये हो जाएगा q माइनस पी। ये तो आपको ट्रायंगल लॉ से पता था, राइट, जिसमें से घटाएंगे उसके हेड की तरफ हेड हो जाएगा। कितना आराम से आपको समझ में आ रहा है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें। अब एक डायगोनल रिजल्टेंट देता है, दूसरा डायगोनल डिफरेंस देता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो बच्चों जब यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल बना ही रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का बन सकता है बच्चों, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है यहाँ पर बच्चों, और क्वाड्रिलेटरल का टाइप हो सकता है रेक्टेंगल। ध्यान से देखना आप, एक क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, और इस क्वाड्रिलेटरल में भी ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो कौन सा पैरेललोग्राम बन सकता है यहाँ पे, रेक्टेंगल बन सकता है। रेक्टेंगल कब बनेगा बच्चों, क्या कर रहे थे, कॉमन टेल को हम कंसीडर कर रहे थे, अच्छी बात है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए अपन को दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर मान के चलते हैं, तो दोनों वेक्टर अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाए, मैं भी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए यहाँ पर, तो फिर क्या करोगे, बी के पैरेलल बी ड्रॉ कर लेना और ए के पैरेलल ए ड्रॉ कर लेना ऐसे। तो ये वाला डायगोनल क्या दे देगा बच्चों, यहाँ पर ये दे देगा बच्चों ए प्लस बी, और ये वाला डायगोनल क्या दे देगा बच्चों, ये वाला दे देगा ए माइनस बी। अच्छा बच्चों, अगर हम सिर्फ जियोमेट्री की बात करें, तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल अपना बना लिया, ये डायगोनल का लेंथ क्या देगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड
तो ये अगर ए है और ये अगर बी है मैग्नीट्यूड वाइज, ये 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हुआ कि नहीं। मतलब किसका मैग्नीट्यूड बच्चों, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री है। मैथमेटिकली भी देखो बच्चों, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, ये कॉस 90 डिग्री वाला टर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर वही बच जाएगा। अब ये डायगोनल भी उस डायगोनल के बराबर हुआ, क्योंकि ये डायगोनल डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स दे रहा है, मतलब इस डायगोनल का जो लेंथ हो जाएगा वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। तो यहाँ पे ये भी देखो बच्चों, ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करते, ये 90 है तो ए और माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, फिर भी ये टर्म तो 0 है, तो इसको कोई फर्क पड़ता नहीं। और ऐसे डायगोनल का लेंथ भी देखो बच्चों, रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, और इसका भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी बच्चों ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाए वेक्टर, तो उस केस में जो पैरेललोग्राम बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। और इस केस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड या फिर ए और माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। एक डायगोनल का लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट देता है और दूसरे डायगोनल का लेंथ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस देता है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अगली बात, हम आते हैं बच्चों एक प्यारा सा रेक्टेंगल अपना है, रेक्टेंगल नहीं सॉरी, एक प्यारा सा अपना क्या है पैरेललोग्राम है, उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस की खासियत यह है बच्चों कि साइड्स, सारा साइड इक्वल होगा, ठीक है, सारा साइड इक्वल होगा। और पैरेलल तो होता ही, ये पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस एक प्यारा सा पैरेललोग्राम भी है। और रोम्बस की एक और खासियत होती है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छी बात है भाई साहब। यानी कि यहाँ पे अगर वेक्टर के मदद से हमको बनाना है, दो वेक्टर के मदद से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे जब ए वेक्टर आप ऐसे बनाओगे, एंगल वाट एवर यू वांट टू टेक यू टेक, दिस इज बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, तो अपन ऐसे करेंगे और अपन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्या, अपन एक बार क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये अपना बनेगा बच्चों रोम्बस, ये चारों साइड बराबर है, मतलब ये चारों साइड जो होता है रोम्बस में वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बराबर हो जाता है। और ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। मतलब बच्चों वेक्टर के नज़रिए से अगर आप देखो तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। तो यहाँ सारा एंगल है 90 डिग्री बच्चों, ये चारों, मतलब ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस डायगोनल के द्वारा इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस चीज़ को आप यहाँ दिमाग में रखें, बस इस चीज़ को यहाँ दिमाग में रखें, अच्छी बात है। एक चीज़ तो इसके बारे में हमने सीख ली। अब एक और कौन सी अच्छी बात इसके बारे में हम सीखें, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कौन सी अच्छी बात मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बच्चों आप मान लो आप कि दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल बन रहा था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, चूँकि मैग्नीट्यूड बराबर है, दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो ए, ये भी ए, ये भी ए साइड वाइज। इस डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। हम मैथमेटिकली अप्रोच कर रहे हैं कि इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा, फिर हम मैथमेटिकली अप्रोच करेंगे इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा। तो बच्चों ये 2a स्क्वायर
प्लस 2a² कॉस थीटा हो गया बच्चों। आप ध्यान से देखते रहो, यानी कि बच्चों ये तो कॉमन में आ गया, अंडर रूट 2a² था तो ये बाहर निकल गया, 2 अंदर ही रह गया। अरे यार भाई साहब, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, 2 यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ये करोगे बच्चों 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 1 कैंसिल, 2 2 जा 4 का बाहर निकलेगा 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब कॉस थीटा बाई 2 बाहर निकल जाएगा। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब एक डायगोनल का जो लेंथ हो गया अपना वो कितना हो गया, इस डायगोनल का जो लेंथ हो गया बच्चों वो 2a कॉस थीटा बाई 2 हो गया। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ वेक्टर का एग्जांपल लेके। मान लो बच्चों यहाँ पर कि 2 फोर्सेस हैं, यहाँ पर ध्यान से आप देखना, यहाँ पर अगर आपसे बोल दे कि 2 फोर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और दोनों बच्चों एक्ट कर रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब लिखोगे आप 2, यहाँ पे वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसी एक की 2a 2 इंटू ए किसी एक की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बाई 2 मतलब कॉस 60 डिग्री बाई 2, यानी कि 2 इंटू 10 न्यूटन कॉस 30 डिग्री, यानी 2 इंटू 10 न्यूटन इंटू रूट 3 बाई 2, यानी कि बच्चों यहाँ पे 10 रूट 3 न्यूटन हो गया। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, 10 रूट 3 न्यूटन। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और, एक प्यारा सा और बात है बच्चों, ये वाला अपना ए वेक्टर था और ये वाला अपना बी वेक्टर था, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। तो जो रोम्बस का डायगोनल होता है ना बच्चों, ये वाला एंगल बाइसेक्टर होता है। टोटल एंगल अगर थीटा है थीटा बाई 2, मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना यहाँ पर दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा इस केस में रिजल्टेंट इज अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर। अगर टेल टेल कॉमन है तो रिजल्टेंट इज अलॉन्ग दिस एंड दिस विल बी 10 रूट 3 न्यूटन और रिजल्टेंट इसके साथ भी 30 डिग्री इसके साथ। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा उनके बीच से पास होगा। गिवन टेल टेल कॉमन है, टेल टेल कॉमन है, टेल टेल कॉमन है, तो रिजल्टेंट अपना बीच से, अगर पूरा एंगल थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2 होगा। इसीलिए रोम्बस इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई। तो रोम्बस के बारे में एक प्यारा सा बात तो हमने सीख लिया भाई। अगर यही बच्चों मान लो यही एक फोर्स इधर 20 न्यूटन था और एक फोर्स इधर 20 न्यूटन था और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, रिजल्टेंट फोर्स यानी 2 इंटू कोई एक फोर्स की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 20 न्यूटन इंटू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 यानी कि 20 न्यूटन। और रिजल्टेंट जो होगा बच्चों बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, मतलब इसके साथ भी 60 डिग्री बना रहा होगा, इसके साथ भी 60 डिग्री बना रहा होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? लाइफ इजी है। अच्छा, दूसरा डायगोनल का लेंथ हमने नहीं बताया अभी, तो दूसरे डायगोनल का लेंथ देखो बच्चों। यहाँ पे रोम्बस अपना प्यारा सा ऐसे बन रहा था, अच्छी बात है, ऐसे बना रहे थे रोम्बस। मतलब डिफरेंस ये वाला क्या देगा बच्चों, ये दे देगा बच्चों a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसका लेंथ का बात करोगे तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। ये थीटा है। अगर हम सिंपली पता करना चाहें तो बहुत सिंपली पता कर सकते हैं, यहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये दोनों तो बराबर बराबर हो जाएगा बच्चों, अच्छी बात है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखो आप ऐसे ड्रॉ किया है, इसकी साइड लेंथ और इसकी साइड लेंथ बराबर मान के ये परपेंडिकुलर लिया है, तो ये θ/2 हो गया और ये भी θ/2 हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको देखो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा θ/2 के रिस्पेक्ट में, तो a sin θ/2। सिमिलरली ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा,
ए साइन थीटा बाई 2। मतलब बच्चों ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ ए साइन थीटा बाई 2 प्लस ए साइन थीटा बाई 2 मतलब 2a साइन थीटा बाई 2। अब इतना तो आप समझदार हैं ही कि थीटा बाई 2 वाले 2 से मत नहीं काटिएगा, क्योंकि यह एंगल को यहाँ हाफ कर रहा है। यहाँ थीटा बाई 2 साइन थीटा का साइन का मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इनपुट में एंगल का टर्म है, इसको इससे कट नहीं कर, गलत हो जाए, एंगल को हाफ कर रहा है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया है। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, अगर इसको आप लिख भी सकते हैं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो और दोनों वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टेल कॉमन पॉइंट पे है, तो रिजल्टेंट जो होगा बीच से पास होगा। रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, बीच से पास होगा, बाइसेक्टर के अलोंग होगा। रिजल्टेंट जो है बच्चों बाइसेक्टर के अलोंग होगा। इस बात को आप लैंग्वेज में लिख लें कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं बार बार कितना बोलूँ, अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट जो होगा बाइसेक्टर के अलोंग होगा। टेल टेल कॉमन होना चाहिए, ये ध्यान रखें। मैं बार बार टेल टेल कॉमन करके पैरेललोग्राम बनवा के ऐसे पर ये बना रहा हूँ, तो रिजल्टेंट ऐसे है बीच से, राइट। बच्चों एक और केस बच जाता है यहाँ पर। यहाँ पे डायगोनल का लेंथ तो आपको पता हो गया, दो डायगोनल्स बने, दोनों डायगोनल्स का लेंथ आपको पता हो गया होगा। इसका भी 2a cos थीटा बाई 2 और इसका भी 2a sin थीटा बाई 2। ये आप नोट करके रख लें, याद कर लें। अगली बात, स्क्वायर, ये भी तो एक रोम्बस ही है बच्चों। मतलब a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और रोम्बस और रेक्टेंगल साथ साथ है, नहीं अच्छी बात। मतलब बच्चों यहाँ पे डायगोनल का लेंथ भी सेम सेम होगा और डायगोनल परपेंडिकुलर भी होगा और डायगोनल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये हो गया बच्चों a प्लस बी। अगर a प्लस बी का वैल्यू पता करना चाहें तो चूंकि ये रोम्बस भी है, यानी कि 2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बाई 2 का मतलब थीटा कितना है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, यानी कि 90 बाई 2, यानी कि बच्चों 2a cos 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा बच्चों, यानी √2a आ गया बच्चों। √a² प्लस a² भी करते तो √2 होता रेक्टेंगल वाले कॉन्सेप्ट से। अगर हम a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पता करें बच्चों तो फिर भी वही, दोनों डायगोनल इक्वल है। अगर रोम्बस वाला फार्मूला लगाते हैं तो 2a sin थीटा बाई 2, यानी कि 2a इंटू साइन 45 डिग्री, यानी कि बच्चों 2a इंटू 1/√2 यानी √2a। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों परपेंडिकुलर हो तो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। वेरी मच क्लियर, वेरी मच क्लियर सर, दैट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट थिंग। अच्छी बात। तभी तो बोल रहा था कि इफ a इज इक्वल टू b एंड रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू a इज इक्वल टू b, ठीक है, तो फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताइए आप। अरे भाई साहब, तो दोनों बराबर बराबर है, रिजल्टेंट पूछ रहा है, मतलब रिजल्टेंट का मतलब यहाँ क्या है, रिजल्टेंट का मतलब है a प्लस बी और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मतलब है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों चूंकि दोनों बराबर है तो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो रोम्बस बनेगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हो जाता है 2 इंटू ए, मान लो इसका मैग्नीट्यूड, इंटू कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी आर भी ए के बराबर है, 2a cos थीटा बाई 2। क्लियरली बच्चों 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, यानी कि बच्चों थीटा बाई 2 यहाँ ऑफ कोर्स 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। इसमें कोई तकलीफ वाली बात मेरे को नहीं लग रही है। रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी दोनों वेक्टर्स जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं उन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे।
ऐसा सवाल है, सिंपली बन गया। दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा 2a cos थीटा बाई 2 होगा। टेल टेल कॉमन रखना है, टेल टेल कॉमन रखना है तभी पैरेललोग्राम बनाना है, टेल टेल कॉमन रखना है तभी इसके पैरेलल खींचना है, इसके पैरेलल खींचना है। ये रिजल्टेंट, ये डिफरेंस। डिफरेंस ये भी हो सकता है अगर इसमें से इसको घटाओगे, अगर इसमें से इसको घटाओगे तो डिफरेंस ऐसे, इसमें से इसको घटाओगे तो डिफरेंस। अब मेरे को ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चों। मैं एक स्मॉल एनालिसिस करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप टेक्निकली थोड़ा फोकस्ड हो जाइएगा, तब आपको जो है एनालिसिस समझ में आएगा। एनालिसिस क्या है समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी बच्चों दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट जो होगा बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, रोम्बस बनेगा। प्यारी सी बात है, प्यारी सी बात है। तो कोई दो वेक्टर्स हैं बच्चों, ये भी रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट और दोनों का मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर कर दिया है ऐसे। अच्छी बात है सर, पैरेललोग्राम बनाऊंगा, अच्छी बात है। रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, अच्छी बात है। रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा था। हाँ, एक काम करो आप बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहते हो कि बी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहते हो, एक को फिक्स कर दो, दूसरे की मैग्नीट्यूड बढ़ाओ। हमने क्या किया कि हमने ए का मैग्नीट्यूड कर दिया है फिक्स्ड और बी के मैग्नीट्यूड को हम लगे बढ़ाने। तो अगर बच्चों बी के मैग्नीट्यूड को आप बढ़ाओगे, तो बढ़ा रहा हूं मैं दूसरे कलर से, बी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, हाँ। तो बच्चों जो पैरेललोग्राम बनता वो कुछ बी ऐसे हो जाता और पैरेललोग्राम ऐसे बनता और रिजल्टेंट अपना ऐसे बनता। अरे भाई रिजल्टेंट अपना ऐसे बनता कि नहीं बनता? मतलब ये जो कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल है, जो रिजल्टेंट दे रहा है, वो थोड़ा ऊपर से निकल जाता। तो ये वाला जो एंगल है ए के साथ अगर अल्फा बना रहा है तो अल्फा बढ़ने लगता कि नहीं बढ़ने लगता बताओ? मतलब ए के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा था वो बढ़ेगा। बी के मैग्नीट्यूड को और बड़ा करो तो पैरेललोग्राम और ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा डायगोनल और ऊपर से निकलेगा, मतलब ये वाला एंगल बढ़ेगा और ये वाला एंगल घटेगा। ठीक है, अच्छी बात। फिर से वही केस लाता हूं मैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर करता हूं, फिर क्या होगा? रिजल्टेंट जो होगा अपना, प्यारा सा जो रिजल्टेंट होगा अपना, वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। यही अपना रिजल्टेंट है, यही अपना ए है, यही अपना बी है। तो प्यारा सा रिजल्टेंट बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये भी थीटा बाई 2, दोनों के साथ एंगल बराबर बराबर बना रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे मैं बी के मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दे रहा हूँ और ए के मैग्नीट्यूड को मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा। डायरेक्शन के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा, डायरेक्शन के साथ साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा। ए के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, ऐसे कर दिया। तो बच्चों ऊपर से भी ए के पैरेलल ए को रखना है ना, ये ए है तो ये भी है, तो दोनों बढ़ा, तो पैरेललोग्राम जो बनेगा बच्चों ऐसे बनेगा। अब रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों ए प्लस बी ऐसे आएगा, कॉमन डायगोनल। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो ये अल्फा एंगल ए के साथ बन रहा है, ये अल्फा क्या हो रहा है? थीटा बाई 2 से धीरे धीरे घट रहा है। और अगर ए की मैग्नीट्यूड और बड़ी करोगे तो ऐसे बनेगा। वाह बच्चों क्या बात है, यानी कि और अल्फा घटा। जैसे जैसे ए बढ़ा, यानी ए की मैग्नीट्यूड बढ़ा, वैसे वैसे अल्फा, जैसे जैसे बी बढ़ा वैसे वैसे अल्फा की मैग्नीट्यूड। मतलब रिजल्टेंट उसके तरफ ज्यादा झुकने लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिजल्टेंट उसके तरफ इंक्लाइंड ज्यादा होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल उस एडजेसेंट साइड के तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है जो लेंथ में बड़ा है। समझ में आया बच्चों गेम? यहां पे क्या हो गया, यहां पे मैं और इमेजिन करवा रहा हूं, जैसे कॉमन बात समझो, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा, अच्छी बात है। देखो
मान लिया जाए इससे मैंने क्या किया है, इसके से मैंने किया है, ध्यान से देखते रहना आप, यहाँ पर बच्चों ए वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बड़ा कर दिया, ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर कोई वेक्टर है बच्चों, अगर ए के साथ अल्फा बना रहा है और बी के साथ बीटा बना रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड में बी इज ग्रेटर देन ए है ना बच्चों, इंप्लाइज दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के साथ स्मॉलर एंगल बनाएगा। यहां पे क्या है बच्चों, इस केस में ए वाज ग्रेटर देन, सो यहां पर बच्चों बीटा वाज ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि यहां पर रिजल्टेंट जो होगा ए के साथ कम एंगल बनाएगा और बी के साथ ज़्यादा एंगल बनाएगा। ये देखो, ये तो फील भी आ गया होगा आपको, मेरे को लग रहा है। ये देखो, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। क्यों? क्योंकि ए बड़ा हो गया किससे, बी से। ये वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये। ये कॉमन एनालिसिस तो आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन एनालिसिस तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरे को पूरा भरोसा है आप पर। ये दोनों केस आप नोट करके रख लेना भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसके साथ मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब है रिजल्टेंट उसके साथ कम एंगल बनाएगा और उसके तरफ, जैसे देखो मान लो बच्चों कि एक बी वेक्टर है जो इतना ही बड़ा है और ए वेक्टर है इतना खतरनाक ए वेक्टर। अब बनाओ भाई, ए वेक्टर ए के पैरेलल खींचो, ठीक है, थोड़ा बी वेक्टर फिर खींच दो। अब बना के देखो तो डायगोनल कैसे बनाना पड़ेगा, एकदम धीरे 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 धीरे। अरे यार और कम एंगल बनाना था ना, अरे भाई साहब तब जाके पहुंचे हैं। देखो कितना छोटा एंगल, कितना बड़ा एंगल बीटा। फील आ गया होगा, मेरे को लग रहा है फील आ गया होगा। एब्सोल्युटली क्लियर, दैट्स फैंटास्टिक। एक चीज और बच्चों यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि जो हम ये पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं वो कॉमन टेल को पहले मैच करवा रहे थे, उसके बाद पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। कॉमन टेल था, बी ऐसे ला रहे थे, ए को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। रिजल्टेंट जब भी आ रहा था ना बच्चों, वो बीच से ही जा रहा था। मतलब कहने का तो ये बातें बहुत सिंपल हैं कि सर डायगोनल होगा तो बीच से ही जाएगा ना, पर इस बात को बताना जरूरी है क्योंकि ज्योमेट्री में रैंडम सिचुएशन में ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो हेल्प कर देगा ये चीज, राइट। तो रिजल्टेंट हरदम क्या होगा, दोनों का अगर टेल कॉमन पॉइंट पे है तो रिजल्टेंट बीच से ही गुजरेगा, चाहे इसके करीब रहे या इसके करीब रहे। ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। रिजल्टेंट जो होगा बीच से पास होगा। एक सवाल लेते हैं बच्चों, एक सवाल लेते हैं बच्चों। द क्वेश्चन इज लाइक, लुक हियर, क्वेश्चन सेज दैट, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली सवाल बोल दे रहा हूँ, है कि नहीं। सेज दैट टू वेक्टर्स वी हैव, two vectors A and B are given such that B is equal to 2A, मैग्नीट्यूड वाइज B A का दुगना है, एंड रिजल्टेंट ऑफ A and B is perpendicular to A. Find the angle between A and B, मतलब A वेक्टर एंड B वेक्टर। B मैग्नीट्यूड में A से दुगना है, A को हॉरिजॉन्टल बना ले और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, A के परपेंडिकुलर होगा, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर होगा। ए को हॉरिजॉन्टल बना लें, बना लिया, ग्रेट सर। इसको मैं मैथमेटिकली भी सोल्व करूंगा।
tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा से भी इसको सोल्व करूंगा, पैरेललोग्राम से भी सोल्व करूंगा, ट्रायंगल से भी सोल्व करूंगा। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल तो खैर एक ही बात है, बस एक्स्ट्रा दो साइड लगा के मैंने क्या कर दिया था, पैरेललोग्राम बना दिया था, राइट, और तो कुछ किया नहीं है। अच्छी बात। आहा, तो रिजल्टेंट एक परपेंडिकुलर है, तो क्यों ना हम क्या करें कि पहले रिजल्टेंट ही बना लें, यहाँ पर रिजल्टेंट ही बना लें यहाँ पर। तो मेरा इंटरेस्ट पहले किस में, अरे यार कलर रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट बना लिया। अब कहोगे कि भाई साहब आपने तो रिजल्टेंट बना लिया। रिजल्टेंट क्या है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट क्या बोल रहा था कि ए के परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट हमने बना लिया। अच्छी बात है साहब, तो रिजल्टेंट हरदम बीच से ही पास होता है, अच्छी बात है। तो हम बी वेक्टर एक बना लेंगे यहाँ पर, बी वेक्टर। रिजल्टेंट हरदम बीच से पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का यूज आ गया। तो बी वेक्टर कुछ ऐसे होना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। तभी तो क्या होगा कि बी वेक्टर के पहले ले खींचोगे, अरे भाई साहब खींच पाए कि नहीं, खींच पाए। तो बी वेक्टर यानी बी वेक्टर बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात मैं क्या कहना चाह रहा था। ऐसे देखो, यानी ये हो जाएगा बच्चों, हाँ, ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे ही पैरेललोग्राम बनेगा। ए वेक्टर ऐसे बनाया, बीच से कहीं से पास हो रहा है रिजल्टेंट, तो बी इधर होगा, बी कभी ऐसे तो हो नहीं सकता है, बी तो ऐसे ही हो। ये भी समझ में आ गया बच्चों, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर हम ज्योमेट्री की बात करें, इस रिलेशन का यूज़ कर लें हम, b इज इक्वल टू 2a, मतलब सिर्फ ज्योमेट्री देखो, यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री देखो आप। तो ये b था, इसको 2a लिख दें, इसको a लिख दें, इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ एंगल बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोल देते हैं फाई एंगल। तो अगर बच्चों ये फाई एंगल है, तो इस फाई के लिए ए बेस है और ये हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 2a है, ये a है, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, मतलब a/2 बेस बाई हाइपोटेनस। फाई कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ये एंगल आ गया है बच्चों 60 डिग्री। ए अपना ऐसे है बच्चों, बी अपना ऐसे है बच्चों, इसका मतलब एंगल तो ये वाला बनेगा, क्योंकि हेड टेल अभी कॉमन है। उन क्या करना पड़ेगा, ए को स्लाइड करना पड़ेगा एंगल को देखने के लिए, तो एंगल 120 डिग्री आ गया आंसर। यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये थीटा, वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। मेरे को लगता है क्लियर हो गया। अगर इस ट्रायंगल में आप देखते हैं यहाँ पर ऐसे, तो राइट एंगल यहाँ पे बन रहा था बच्चों, ठीक बात है। ये ए था मैग्नीट्यूड वाइज और ये 2a था, तो यहाँ पे अगर इस वाले एंगल को छोटा सा तुम क्या बोल देते, अल्फा या कुछ तो बोल देते, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी को फाई बोल दो, ये भी फाई होगा। एक मिनट, इसको बोल देते तुम डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन डेल्टा क्या हो जाता है, इसके लिए परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, इसमें साइन डेल्टा इज इक्वल टू a/2a, मतलब साइन डेल्टा इज इक्वल टू a/2a, मतलब 1/2। ये डेल्टा आ जाता 30 डिग्री, और ये पूरा ए और बी के बीच का एंगल है ये वाला। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मैं नज़र दिलवा रहा हूँ। ये वाला एंगल है, तो ये 90 पहले से था और ये 30 हो गया, तो 120 डिग्री बना कि नहीं बना, ये पूरा एंगल 120 डिग्री बन गया। मेरे को लग रहा है कि ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चों, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा बनता था, तो ए के साथ जो रिजल्टेंट एंगल फॉर्म करता था उसको हम अल्फा बोलते थे पैरेललोग्राम रूल में। ट्रायंगल लॉ से ही इसको डिराइव किया था, छोड़ो, ट्रायंगल लॉ से डिराइव किया था। ए और बी के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, तो जो रिजल्टेंट था वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा था। तो अपन लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब अल्फा कितना है, ए के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है तो अल्फा 90 डिग्री है, मतलब यहाँ tan नोट डिफाइंड होगा 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या है बच्चों, ए प्लस बी कॉस थीटा 0 होना पड़ेगा।
यानी ए प्लस 2a cos थीटा 0 होना पड़ेगा। यानी कि बच्चों सोल्व करो तो 2a cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2a माइनस 1/2 थीटा 120 डिग्री फिर से आ गया। पढ़ा था ना पैरेललोग्राम लॉ में कि अगर रिजल्टेंट जो है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ट्रायंगल रूल में जो मैंने डिराइव करवाया था बच्चों, बातें तुम भूल गए क्या? अरे बातें तुम भूल गए क्या? ये रिजल्टेंट, ये ए, ये बी, ये ऐसे, ये अल्फ़ा, इस ट्रायंगल में जब हमने डिराइव किया था फॉर्मूला तो याद हो जाए, याद होगा एक्चुअली में। बहुत बातें अब आपको लगता है कि आसानी से समझ में आ गई हैं, राइट। बाकी क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इस पर आगे चल के, है कि नहीं। ये तरीका आपको थोड़ा सा माइंड को जो है फ्रेश करके रख दिया होगा, राइट। तो बाकी हम PYQs के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक जितना हमने पढ़ा है नेक्स्ट सेशन में बस उसी पे बेस्ड PYQ करेंगे। उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर भी उसी के साथ में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।